हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के 2 और 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 3 क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था और हमारे 3 क्वेश्चन शेष रह गए थे। अपनी इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा है वो क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो हमें ज्ञात करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये ज्ञात करनी है कि एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसके इक्वेशन बनाएंगे, यानी समीकरण बनाएंगे और फिर अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। नियत भाड़ा इसमें एक डिस्कशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। नियत भाड़ा का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ से दिल्ली तक जा रहे हैं, प्रयागराज से यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो होता क्या है कि 1 किलोमीटर का कुछ किराया देना पड़ता है और एक नियत भाड़ा, नियत मतलब जो पहले से फिक्स किया गया है कि इतना रुपए आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे यहाँ से प्रयागराज से आप जा रहे हैं दिल्ली, तो मान लीजिए कि 100 रुपये फिक्स कर दिया गया है कि 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ से दिल्ली की जो दूरी होगी उसमें जितनी दूरी होगी उसमें 1 किलोमीटर का किराया 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, वो नियत है यानी फिक्स है, उसी को बोलते हैं नियत, वो देना पड़ेगा। और जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल किराया आपको जो नियत फिक्स किया है उसे भी जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में जो चला जाता है वो भी जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमको उन दोनों भाड़ों को निकाल करके बताने की नियत भाड़ा क्या है और जो चली गई प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो क्या है। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि हम मान लेंगे कि नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपये है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरे का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चौथा नंबर। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये। x रुपये जो है वो फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद लिखेंगे प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y रुपये है। ये बात हमने मान ली है। अब देखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कहा है उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार में क्या कहा गया है, देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देता है, 105 रुपये दिया है। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि 10 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे कितना किराया देना पड़ रहा है, उसे देना पड़ रहा है 105 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये यदि 10 किलोमीटर जाता है। तो इस 105 रुपये में देखिए कौन कौन सा भाड़ा जुड़ा है। पहले तो 10 किलोमीटर चलने में जो भाड़ा लगा वो जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ जो नियत भाड़ा है वो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोनों भाड़ा क्या है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अगर इसमें दोनों भाड़ा जुड़ा हुआ है तो ध्यान से देखेंगे x रुपये तो फिक्स ही, वो तो लगेगा ही, प्लस में साथ ही साथ क्या होगा, 10 किलोमीटर गया है व्यक्ति, 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 से y में गुणा कराएंगे तो 10y, टोटल किलोमीटर का जो किराया हो गया वो कितना आएगा, 10y रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 10y। ये किलोमीटर का किराया आ गया टोटल और ये हमारा नियत किराया आ गया। दोनों को मिला करके कितना है, दोनों को मिला करके दे रखा है 105। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि ये जो 105 रुपए दे रखा है वो 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा प्लस के साथ साथ उसमें नियत भाड़ा भी जोड़ा है। इसे हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरी शर्तानुसार कहा गया है उसे। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार देखेंगे क्या बोला गया है। दूसरी शर्तानुसार में कह रहा है यदि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है दोस्तों, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति जो है वो जाता है तो उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसे देना पड़ रहा है 155 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना, 155 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, 15 किलोमीटर का जो किराया है वो भी जुड़ेगा और जो नियत भाड़ा है वो भी जुड़ जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या भाड़ा है जाएगा, देखिए x रुपए तो नियत है प्लस 7 15 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का किराया y है तो 15 किलोमीटर का 15y। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 155 के बराबर, क्योंकि टोटल 155 लगा। ये हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको बात समझ में नहीं आ रही कि 15y और 10y कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जाने का किराया 2 रुपए है, तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15 का 2 से गुणा कराएंगे तभी तो आपको टोटल किराया मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, 1 किलोमीटर का y है और 15 किलोमीटर गया है तो 15y हो गया है, गुणा करा दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का y रुपए खर्च है तो कितना हो गया, 10y गुणा करा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे तो करना क्या होगा, इसके लिए हमें इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से x की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो x से निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y, इसे हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। हमारा समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर है 155। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 105 माइनस 10y और प्लस का ये 15y बराबर में है 155। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए 105 है ये, इसमें तो आई नहीं है कुछ नहीं, इसको इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। ये है माइनस, है प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 15 में से 10 घट जाएगा तो आएगा कितना, 5। इस 105 को आप उसी तरह लिख देंगे और प्लस का 5y, प्लस का क्यों आया, क्योंकि बड़ा है ये संख्या, इसका चिन्ह प्लस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बराबर हो जाएगा 155। अभी देखिए, अब इस 105 को उधर हमको भेजना होगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस का 105, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अगर y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसमें से अगर घटाएंगे तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 में से 1 चला जाएगा तो बटा में 5 आ जाएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि ये गुणे में इधर आ गया तो भाग में 5 दहम का 50, यानी y की जो वैल्यू आई वो आ गई 10। ठीक है दोस्तों, देखिए y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 10 मिल गई, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 10 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, देखिए क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, इधर देखिए ध्यान से, यह है हमारा समीकरण नंबर 3। क्या दे रखा है, x बराबर है 105 माइनस का 10y। ठीक है दोस्तों, 105 माइनस का 10y, यह है हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए क्या करना है, अब इस y की वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है केवल माइनस 10, y की जगह क्या है 10। देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमने क्या निकाला था 10, तो आ गया दोस्तों। x बराबर निकालेंगे तो 105 माइनस 10 दहम का 100, x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5। ठीक है दोस्तों, यानी नियत भाड़ा जो है, जो फिक्स कर दिया गया था भाड़ा पहले से, वो 5 रुपए है
और 1 किलोमीटर का किराया जो है वो 10 रुपए है। ठीक है दोस्तों, दो चीजें हमने निकाल दी। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे टोटल कितना देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 5 रुपए तो फिक्स ही है, 5 रुपए तो उसको देना ही देना है। ठीक है, उसे साइड करते हैं। 25 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपए लगता है, तो 25 किलोमीटर का 25 का 10 से गुणा कराएंगे तो 250, और 5 रुपए तो फिक्स ही, 5 रुपए और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 255 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टोटल आंसर इसका लिख दे रहा हूं। देखिए नियत भाड़ा का मान क्या आ रहा है, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए, और प्रति जो किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो आया हमारा 10 रुपए। 25 किलोमीटर जाने में लगा कुल भाड़ा, कितना करेंगे 25 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा बराबर, देखिए 5 रुपए तो फिक्स है, प्लस कर देंगे 25 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए 25 दाम का 250 और 5 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 255। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा नियत भाड़ा 5 रुपए आया था, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा था वो 10 रुपए था। 25 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा कितना आएगा, 5 रुपए फिक्स किया है, 1 किलोमीटर पे 10 लग रहा था, 25 किलोमीटर गया है, 25 से 10 में गुणा कराया तो 250 आ गया, 250 में 5 फिक्स थे उसे जोड़ा 255 रुपए टोटल लग गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 5वां नंबर में क्या कहा गया है। देखिए 5वें में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर, ऊपर वाला जो होता है किसी भिन्न में वंश कहलाता है, नीचे वाली जो संख्या होती है हर बोलते हैं। अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान हो जाता है 9/11, यानी वो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 की। कोई मतलब भिन्न है, अगर उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का जो मान होता है वो 9/11 के बराबर हो जाता है। ऐसा इसने कहा पहली कंडीशन में। दूसरे में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। कितने के बराबर हो जाती है, 5/6 हो जाती है, या 5/6 के बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यदि मान लें कि भिन्न का अंश x है और हर y है तो हमारी भिन्न हो जाएगी x/y। तो बस इसके बाद यही करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का हम लोग देखने जा रहे हैं 5वां नंबर। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं माना भिन्न बराबर आप डायरेक्टली मान सकते हैं या अंश हर करके मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर तथा भिन्न का अंश तथा भिन्न का हर तथा भिन्न का हर बराबर y। इसलिए हमारी जो भिन्न बनेगी तो भिन्न किसके बराबर आएगी, जो हमारी भिन्न होगी भिन्न बराबर आ जाएगा अंश में x हर में y, यानी x/y हमारी भिन्न बन गई। इसके बाद हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न का मान है वो 9/11 हो जाता है। अंश में भी 2 जोड़ दिया गया और हर में भी 2 जोड़ दिया गया तो ये भिन्न हो जाती है 9/11। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसमें कहा गया।
अब इस तरह तो हमारा होता नहीं है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसे हमको सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए करेंगे क्या, इस पूरी संख्या का इससे गुणा करा दीजिए, इस पूरी संख्या का इससे गुणा, मतलब तिर्यक गुणा करा देना है। 11 का x के साथ हो जाएगा तो 11x आ जाएगा, प्लस 11 का 2 के साथ होगा तो 22 आएगा, बराबर में 9 का y के साथ होगा तो 9y आ जाएगा, और इसके बाद 9 का 2 के साथ होगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 11x ये माइनस का इधर आएगा 9y बराबर 18, ये प्लस का इधर भेज देंगे इसको तो माइनस का, 11x माइनस 9y बराबर में, ये बड़ी है छोटी, इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, एक में से एक चला जाएगा तो 0, लेकिन चिन्ह आएगा इसमें माइनस का। इसे आप लोग करेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसे हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 कर दिया। 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, क्या करेंगे, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 5/6 हो जाते हैं। तो हमारी भिन्न है x/y, हर में अंश में जोड़ा 3 और हर में भी हमने क्या जोड़ दिया 3, जो अब अंश और हर दोनों में जोड़ दिया गया 3, तो इसका मान हो गया 5/6, 6 के बराबर। अभी देखते हैं इसके बाद तिर्यक गुणा करा दीजिए, 6x प्लस 6 त्रिक का 18 हो जाएगा बराबर 5 का y के साथ होगा तो 5y का प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। अभी देखिए 6x, इसको इधर लाएंगे माइनस का 5y बराबर 15, ये इधर आएगा तो माइनस का 18, 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 चला जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब इन दो समीकरणों में से किसी एक का मान निकाल करके हमें रखना होगा अगले वाले समीकरण में। ठीक है, जिसमें से निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण में हमें रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप इसमें से निकालिए चाहे इसमें से निकालिए, दोनों में आसानी, हमें आसानी इसमें से लग रही है तो हम लोग इसी में से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 6x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो माइनस का 3 प्लस 5y/6, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में हमें रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसे इरेज करके। देखिए क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या आया था दोस्तों, देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट था 11x और प्लस का 9y बराबर का -4 था। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए तो x की जगह पे क्या आएगा, वो पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। 11 x की जगह माइनस का 3, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस था, क्या था, यहाँ पे माइनस था। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 5y बटा का 6, और ये माइनस का 9y बराबर का माइनस का। अभी देखिए 11 से कराएं तो 11 तिया का 33 हो जाएगा, प्लस 11 पचे का 55 बटे का 6 आ जाएगा, माइनस का 9y बराबर का -। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस 6 का इधर करा देंगे गुणा जब, तो माइनस का 33 प्लस का 55 माइनस का 9 छक्का हो जाएगा 54y, और ये पूरे में जब आएगा बटा 6 तो 6 को हम डायरेक्टली उधर भेज सकते हैं
-4। यदि इस स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे। हम लोग इसे हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए अभी क्या करना है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 55 प्लस का है -54, यहाँ पे y है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वाला था। 55 में से 54 चला गया तो केवल y बचेगा। क्या बचेगा, -33 प्लस का y बराबर -4 गुणे का 6। ये वाला भाग में इधर आया तो गुणे। ठीक है दोस्तों, अगर y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 6 चौको हो जाएगा 24, -24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ कहीं गड़बड़ की है क्या। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, ठीक, ये सही है, बाकी सही चीज़ सही है। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कर देंगे, इधर आएगा प्लस का 33। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 33 में से 24 घटाएं, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो जाएगा 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमको y की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 9। ठीक है दोस्तों, क्या मिली, y की वैल्यू 9 मिल गई। अब हमें निकालना है x का मान। तो क्या करेंगे, x को निकालने के लिए y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से देख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था, y(x) बराबर था -3 प्लस का 5y बटा का हमारा था 6। ये था हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो -3 गुणे क्यों लग रहा है भाई, प्लस 5 इंटू y की जगह आपको अभी मिला है 9 बटा का 6। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 पचे 45, -30 प्लस 45 बराबर का 6। अब देखिए 45 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 42। ये प्लस का आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यह बड़ी संख्या और इसका चिन्ह प्लस। 6 सते 42, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 7। ठीक है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, भिन्न बराबर हो जाएगी, हमारी भिन्न थी x बटा y। भिन्न क्या थी, x बटा y। तो x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें का जो 6 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, और उसका एक पुत्र है, और कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद मतलब 5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, 5 साल बाद क्या होगा कि जो जैकब है उसकी जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी मान लीजिए अगर जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु अगर x है तो जैकब की आयु 3x होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसमें कहा गया है, कहा है ना कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यह हुआ पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, जैसे आज से 5 साल पहले। ठीक है दोस्तों, पूर्व या पश्चात बोलता है तो हमेशा लगाया जाता है पहले। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर उसके पुत्र की आयु x थी 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब की आयु जो थी वो 7x थी, 7 गुना थी उसकी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु का मतलब होता है दोस्तों
इस समय प्रेजेंट में वो कितने वर्ष का है, इसे बोलते हैं कि वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कंडीशन दो रखा है उन्हें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तीसरे का 60वां मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या हमको मिल गई, x वर्ष मिल गई, और इसके साथ उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज का डिस्कशन किया गया है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। तो इन दोनों की आयु हमें 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व दोनों को निकालना पड़ेगा। देखिए जब बाद बोलता है 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अगर बाद की बात कर रहा है आयु में, तो हमेशा जो वर्तमान आयु होती है उसमें जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपकी आयु आज 20 वर्ष है, ठीक है, तो होगी तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर आपकी आयु इस समय 20 वर्ष है, तो क्या होगा कि 20 में अगर पूछे कि 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो आप सिंपल सी बात अपने आयु जो इस समय है उसमें आप 5 जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अगर वर्तमान आयु x और y यहाँ पे है, अगर 5 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है, तो इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। यदि आपसे मैं पूछूं कि इस समय यदि आपकी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, तो आप बताएंगे 5 घटा करके यानी 15 वर्ष थी। तो इसमें भी अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो क्या करेंगे, दोनों में से 5 घटा देंगे। तो पहले इन दोनों आयु को हमें निकालना होगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, दोनों को निकालना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितना हो जाएगी, वर्तमान में x है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। और यही 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये जो मैंने लगा दिया इसका मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो लिखा हो 5 वर्ष बाद हमने निकाल लिया है। अब हम 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे जी, 5 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, पूर्व की बात कर रहा है इसका मतलब घटा दीजिए, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमने टोटल निकाल लिया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकाला, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु भी निकाला हमने, 5 वर्ष पूर्व ही जैकब की आयु हमें पता हो गई और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु हमें पता चल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है। प्रथम शर्तानुसार देखेंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद देखेंगे जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5 है। ठीक है दोस्तों, ये बराबर किसके हो जाए है,
ये है y प्लस 5, यानी 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की जीवायु होगी उसका 3 गुना। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है यानी जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 गुणा करा देंगे तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x y की वैल्यू इधर लीजिए -3y बराबर 15 और इधर का -5 करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 10। इसे कर देंगे आप समीकरण नंबर। यहाँ से देखिए इस x को इधर ही रखा हूँ, इस y को इधर लाया हूँ, इसको इधर भेज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद दूसरी शर्तानुसार क्या बोला है। दूसरी शर्तानुसार देख लेते हैं। दूसरी शर्तानुसार कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो x माइनस 5 है और ये उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 7 गुनी है उसके पुत्र की आयु की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समीकरण बन गया। इसके बाद देखिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का ये वाला 5 इधर आएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए। इन्हें हमें लगाना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब हमारे लिए आसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अभी x और y किसी में से एक का मान निकाल करके हम किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे और अपना मान प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसे मैं इरेज करता हूं, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस समीकरण को उठा लेते हैं। x प्लस क्या था, ये है हमारा x माइनस 3y बराबर है 10। यह है हमारा समीकरण नंबर 1। इसी समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 10 प्लस 3y, यह हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। मैंने समीकरण 1 का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल लिया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर का -30। यह हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए x की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस 3y बराबर का -30। यहाँ पे ये -7y भी रहेगा ना बराबर। अब देखिए 7 और 3 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो 4y बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। बराबर 30 यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब अगर जोड़ेंगे माइनस का 4y इधर जोड़ देंगे तो क्या आएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 दाम का 40। ऐसे भी आप काट सकते हैं, अगर इसे भाग दे जाएंगे तो वही मतलब है उसका। ठीक है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू मिली वो मिली 10। ठीक है दोस्तों, हमने y का मान निकाल लिया है। अब हमको निकालना है x का मान। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हम लोग x का मान निकालते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए अभी क्या करना है हमको, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 प्लस 3 गुणे y की जगह क्या लग देंगे 10। देखिए 10 चाहे 30 और 30 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, यक्स हमने माना था जैकब की आयु, वर्तमान आयु, और
y माना था हमने उसके पुत्र की आयु, तो जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष इस समय और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके जो सुपुत्र हैं कि वर्तमान जो आयु है वो हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे के 6वां का आंसर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।